हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे आपको पता है, यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया गया है अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स हम कर रहे हैं, जिसमें हम अपना जनवरी वाला पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3 सितंबर 2024 वाला पेपर। बेसिकली ये जून वाला पेपर था जो सितंबर में दोबारा से हुआ था। सो देखो, स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। क्वेश्चन नंबर 51 स्क्रीन पे दिया, आप रीड कर लो। ये क्वेश्चन बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कैपिटल गेन्स कंप्यूटेशन के स्टेप्स को अरेंज करता है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, CDBAE। ये टैक्स कैलकुलेशन का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। सो अगर हम देखें, सबसे पहले आएगा सी, डिटर्मिनेशन वेदर द एसेट इज अ कैपिटल एसेट और नॉट। पहला स्टेप है कंफर्म करना कि एसेट कैपिटल एसेट है या नहीं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। कैपिटल एसेट्स में प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, लेकिन इसमें ये एक्सक्लूड करते हैं स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल अफेक्ट्स एक्सेप्ट ज्वेलरी और सर्टेन एग्रीकल्चर लैंड को। ये क्रिटिकल है क्योंकि सिर्फ कैपिटल एसेट्स पे कैपिटल गेन्स अप्लाई होते हैं, नॉट बिजनेस इनकम एसेट्स पे। फिर आएगा डिटर्मिनेशन वेदर द ट्रांजेक्शन इज रिगार्डेड एज ट्रांसफर और नॉट। नेक्स्ट है वेरीफाई करो कि ट्रांजेक्शन ट्रांसफर है या नहीं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, जिसमें सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट या कंपल्सरी इक्विजन्स आएंगी। ट्रांसफर ही कैपिटल गेन को ट्रिगर करता है। सो ये स्टेप कंफर्म करना टैक्सेबल इवेंट को, यानी ये स्टेप आपके टैक्सेबल इवेंट को कंफर्म करता है। फिर आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एस्टैब्लिश करो, मतलब सेल प्रोसीड्स या वैल्यू जो ट्रांसफर से रिसीव हुई है कैश या काइंड में फॉर सर्टेन एसेट्स। फॉर एग्जांपल स्लम्प सेल होगी। स्पेसिफिक वैल्यूएशन रूल्स अप्लाई करते हैं अंडर सेक्शन 50B, इंश्योरिंग एक्यूरेट गेन कैलकुलेशन। फिर आएगा आपका डिडक्शन ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजन डिडक्ट करो टू कंप्यूट कैपिटल गेन, स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए। indexed cost is equal to cost of acquisition multiplied by cost inflation index of the sale year divided by CII of acquisition year, reducing taxable gain by accounting for inflation. For short term assets simple cost deduct होती है without indexation. अब लास्ट आएगा exemption under section 54 EC in respect of investment in long term specified asset. फाइनली अप्लाई करो एग्जम्पशंस जैसे अंडर सेक्शन 54 EC where long term capital gains invested in specified bonds, for example NHAI के REC के bonds within 6 months टैक्स एग्जम्प्ट होते हैं सब्जेक्ट टू लिमिट्स। ये स्टेप टैक्सेबल कैपिटल गेन्स को रिड्यूस करता है, फाइनलाइजिंग इनकम अंडर दिस हेड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। देखो, ये क्वेश्चन एचआर सिलेक्शन टेस्ट के वैलिडिटी कॉन्सेप्ट को कवर करता है, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, टेस्ट वैलिडिटी। ये साइकोमेट्रिक एक्यूरेसी का की है। सो देखते हैं, कंटेंट वैलिडिटी की बात करें, ये गलत है। कंटेंट वैलिडिटी एक सबसेट है वैलिडिटी का, इंश्योरिंग की टेस्ट कंटेंट जॉब रेलेवेंट टास्क या स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल टाइपिंग टेस्ट फॉर अ टाइपिस्ट, ये स्पेसिफिक है लेकिन क्वेश्चन ब्रॉडर है, व्हाट इट्स सपोज टू मेजर को एड्रेस करता है। सो कंटेंट वैलिडिटी अलोन इनफ नहीं होगा। फिर करें क्राइटेरिया वैलिडिटी की बात, ये भी गलत है। क्राइटेरिया वैलिडिटी भी वैलिडिटी का सबसेट है, मेजर करता है हाउ वेल अ टेस्ट प्रेडिक्ट्स परफॉर्मेंस ऑन अ क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल जॉब सक्सेस हो गया, सेल्स टारगेट हो गया। ये प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी पे फोकस करता है लेकिन ओवरऑल वैलिडिटी का कंप्लीट आंसर नहीं है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी, ये भी गलत है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी कोई रिकॉग्नाइज्ड टर्म नहीं है इन साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, सो ये इररेलेवेंट है। लाइकली अ डिस्ट्रैक्टर ऑप्शन है जिसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। फिर लास्ट आता है टेस्ट वैलिडिटी, ये बिल्कुल ठीक है। टेस्ट वैलिडिटी ओवर आर्किंग कॉन्सेप्ट है, इंश्योर करता है कि टेस्ट एक्यूरेटली मेजर करता है जो कंस्ट्रक्ट या ट्रेड उसने क्लेम किया है। फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड, स्किल्स या पर्सनैलिटी। इसमें कंटेंट, क्राइटेरिया, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और भी फॉर्म्स हैं जो इसको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनाती हैं टू डस इट मेजर व्हाट इट्स सपोज्ड टू मेजर। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। देखो, ये क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स के इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करता है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 यानी 1। ये कंज्यूमर बिहेवियर का की मैट्रिक है। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला की बात करें इनकम इलास्टिसिटी की, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये मेजर करता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड कितनी चेंज होती है। ठीक है, डाटा में इनिशियल सैलरी 20,000 है, न्यू है 22,000। इनिशियल पेट्रोल कंजम्पशन 150 लीटर है, न्यू है 165। सो फॉर्मूला के अब हम अगर पुट डाउन करें, आप देख सकते हो मैंने किया हुआ, आपको राइट हैंड साइड पे आप चेक कर सकते हो। आफ्टर वैल्यूज को पुट ऑन करने में
जो चेंज इन क्वांटिटी है यानी न्यू कंजम्पशन माइनस इनिशियल कंजम्पशन 165 में से 150 माइनस कर दो 15 लीटर्स। परसेंटेज चेंज कितना आएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज चेंज यानी 15 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 10% आ गया। अब चेंज इन इनकम के परसेंटेज देखें तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू न्यू सैलरी माइनस इनिशियल सैलरी, यानी 22,000 से 20,000 माइनस कर दो 2,000 आ गया। परसेंटेज चेंज की बात करें, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100। सो परसेंटेज चेंज 2000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 10% आ गया। सो एट द एंड अगर हम इनकम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करें, income elasticity is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income, यानी 10% divided by 10% is equal to 1, यानी elasticity of 1 means unitary elastic है where demand changes proportionately with income। ठीक है जी, आगे चलते हैं 54th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के ओनरशिप ट्रांसफर रूल्स को कवर करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 दी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ये लीगल क्लैरिटी का की है। ऑप्शंस देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिल्कुल ठीक है। अंडर सेक्शन 20 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जब एक अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप बायर को कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पास हो जाती है। स्पेसिफिक गुड्स मतलब आइडेंटिफाइड और एग्रीड गुड्स, जैसे एक पर्टिकुलर कोई कार होगी, और डिलीवरेबल स्टेट मींस रेडी फॉर डिलीवरी विदाउट फर्दर वर्क। पेमेंट या डिलीवरी का वेट नहीं करना पड़ता है अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन हो। अब पेमेंट की बात करें, ये गलत है। ओनरशिप ट्रांसफर पेमेंट पे डिपेंड नहीं करता इन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर स्पेसिफिक गुड्स अनलेस कॉन्ट्रैक्ट शर्त डाले, शर्त यानी अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन या शर्त डाले। सेक्शन 20 क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन ही ट्रिगर है। डिलीवरी ये भी गलत है, डिलीवरी भी जरूरी नहीं है फॉर ओनरशिप ट्रांसफर इन सच केसेस क्योंकि प्रॉपर्टी पासिस एट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल डिलीवरी। डिलीवरी लेटर हो सकती है विदाउट अफेक्टिंग ओनरशिप। और लास्ट डिस्पैच की बात करें, डिस्पैच यानी गुड्स का शिपिंग ओनरशिप ट्रांसफर का कंडीशन नहीं है एज ओनरशिप ऑलरेडी बायर के पास होती है जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। डिस्पैच रिस्क एलोकेशन के लिए रेलेवेंट हो सकता है लेकिन ओनरशिप से नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं 55th क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अजम्पशंस को चेक करते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इनपुट प्राइसेस आर गिवन। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन का की है। अब ऑप्शंस की अगर बात करें, लेबर एंड कैपिटल आर द ओनली वेरिएबल इनपुट्स, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि लॉ टिपिकली अज्यूम करता है वन वेरिएबल इनपुट जैसे लेबर, जबकि अदर्स जो लाइक कैपिटल फिक्स्ड रहते हैं इन शॉर्ट रन। मल्टीपल वेरिएबल इनपुट्स लॉन्ग रन प्रोडक्शन के लिए होती हैं, नॉट डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सेकेंड, यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर इंग्लिश होमोजीनियस, ट्रू है बट ये सेकेंडरी टर्म है। ठीक है, ये अजम्पशन ट्रू है एज अ लॉ अज्यूम होमोजीनियस इनपुट्स यानी सेम क्वालिटी लेबर या कैपिटल टू आइसोलेट क्वांटिटी इफेक्ट्स, लेकिन ये प्राइमरी अजम्पशन नहीं है कंपेयर टू इनपुट प्राइसेस। होमोजेनिटी सेकेंडरी है टू फोकस ऑन डिमिनिशिंग आउटपुट। तीसरा, स्टेट एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट गिवन, ये भी गलत है। ये गलत है क्योंकि लॉ अज्यूम करती है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी और स्टेट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मेथड से लगा लो, टू फोकस प्योरली ऑन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। टेक्नोलॉजी चेंज वुड डिस्टर्ब द डिमिनिशिंग इफेक्ट एनालिसिस। अब लास्ट, इनपुट प्राइसेस आर गिवन, ये बिल्कुल ठीक है। इनपुट प्राइसेस आर गिवन, ये प्राइमरी असम्पशन है, एक की असम्पशन है। इंश्योर करते हैं कि प्राइसेस ऑफ वेरिएबल इनपुट जैसे वेजेस मटेरियल की कॉस्ट कांस्टेंट रहते हैं। सो आउटपुट चेंजेस प्योरली इनपुट क्वांटिटी से ड्रिवन होता है। ठीक है, ये अलाउ करता है क्लियर मेजरमेंट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स और उनके शेप्स को मैच करता है और इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन 1, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। ये डाटा एनालिसिस का विजुअल कोर है। अब इसकी ऑप्शंस को समझते हैं। देखो सबसे पहले आती है नेगेटिवली स्क्यूड, यानी ये यहाँ पे ना मिसिंग आप लिख लेना, लॉन्गर लेफ्ट टेल। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में लेफ्ट टेल लॉन्गर होती है विद मीन लेस देन मीडियन लेस देन मॉड। डाटा लेफ्ट साइड यानी लोअर वैल्यूज पे ज्यादा स्प्रेड होता है, कॉमन इन डाटा सेट्स लाइक टाइम टू फेलियर ऑफ रिलायबल सिस्टम। फिर लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, शार्प पीक है, इसकी हैवी टेल्स हैं। देखो लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का शार्प पीक और हैवी टेल्स होते हैं विद कर्टिसिस ग्रेटर देन 3 कंपेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सट्रीम वैल्यूज और हाई सेंट्रल कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। फिर आता है प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें फ्लैटर पीक होगी, थिनर टेल्स होंगी। प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लैटर पीक और थिनर टेल्स होते हैं विद कर्टिसिस लेस देन 3। ये लेस एक्सट्रीम वैल्यूज और मोर यूनिफॉर्म स्प्रेड अराउंड मीन को शो करते हैं। और लास्ट आता है पॉजिटिवली स्क्यूड डी, इसमें लॉन्गर राइट टेल होगी,
पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में राइट टेल लॉन्गर होती है विद मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड। डाटा राइट साइड यानी हायर वैल्यूज पे ज्यादा स्प्रेड होता है, कॉमन इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या टाइम टू इवेंट डाटा। ठीक है, ये आप बेसिकली इसमें मैंने आपको मेंशन कर दिया, आप ये ना लिस्ट में जो शेप्स है उसको लिख लेना। 57 क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स को चेक करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 ए सी ई ओनली। ये नेशनल इकोनॉमी का बैकबोन है। स्टार्ट चेक करते हैं। देखो, फाइनेंशियल सिस्टम, ये बिल्कुल ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम लाइक बैंक्स, कैपिटल मार्केट्स, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्रिटिकल पार्ट है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करते हैं, सेविंग्स फैसिलिटेट करते हैं और क्रेडिट फ्लो को इंश्योर करते हैं। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। फिर सोशो कल्चर इन्वायरमेंट, ये गलत है। सोशो कल्चर इन्वायरमेंट जैसे वैल्यूज, ट्रेडिशन, सोशल नॉर्म सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है, नॉट इकोनॉमिक। ये इनडायरेक्टली इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस होगी, लेकिन डायरेक्ट इकोनॉमिक फैक्टर ये नहीं है। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे फिस्कल, मॉनेटरी, ट्रेड पॉलिसीज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कोर है। शेप करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट रेट्स और ट्रेड डायनामिक्स को। ये मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं। फिर आता है एजुकेशनल एनवायरनमेंट, ये गलत है। एजुकेशनल एनवायरनमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, रेदर अ सोशल और डेवलपमेंट फैक्टर है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, लेकिन इमीडिएट इकोनॉमिक फैक्टर ये नहीं है। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम, ये बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स लाइक सेक्टोरल बैलेंस, एग्रीकल्चर या वर्सेस इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड बैलेंस हो गया या फिजिकल बैलेंस हो गया। ये इकोनॉमिक हेल्थ और स्टेबिलिटी का की इंडिकेटर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। देखो, ये क्वेश्चन कॉर्पोरेट फाइनेंस के गॉर्डन्स डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल के assumptions को चेक करते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 एडीई ओनली। ये स्टॉक प्राइसिंग का क्लासिक फ्रेमवर्क है। अब बात करें ऑप्शंस की, नो टैक्सेस, ये गलत है। मतलब ये बिल्कुल ठीक है। गॉर्डन्स मॉडल टिपिकली ज्यूम करता है नो टैक्सेस, यानी कॉर्पोरेट और पर्सनल दोनों ही नहीं है, ताकि सिंप्लीफाई की जा सके कैलकुलेशंस, फोकसिंग प्योरली ऑन डिविडेंड, कैश फ्लोस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड करता है फॉर थ्योरेटिकल क्लैरिटी। फिर बी ऑप्शन कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस देन ग्रोथ रेट, ये भी गलत है। ये गलत है क्योंकि मॉडल अज्यूम करता है ग्रोथ रेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अदरवाइज स्टॉक प्राइस इनफाइनाइट हो जाता है इन द फॉर्मूला प्राइस इक्वल्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। अब अगर कॉस्ट लेस देन ग्रोथ है, ये मैथमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। फिर आता है नो इंटरनल फाइनेंसिंग, ये भी गलत है। मॉडल लाउ करते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग को थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स विच फंड द ग्रोथ रेट, यानी ग्रोथ इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। नो इंटरनल फाइनेंसिंग का assumption इनकरेक्ट है। फिर आता है कांस्टेंट रिटेंशन, ये ठीक है। कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो assumed है, मीनिंग फर्म कंसिस्टेंटली रिटेन अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अर्निंग फॉर रीइन्वेस्टमेंट और पेज द रेस्ट एज डिविडेंड्स। ये स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। और लास्ट आता है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं, इसके एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूं, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी अज्यूम्ड है, इंश्योरिंग अ स्टेबल डिस्काउंट रेट फॉर वैल्यूइंग फ्यूचर डिविडेंड्स। ये मॉडल के मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी के लिए बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक थ्योरी के प्रॉफिट थ्योरीज को टाइम के अकॉर्डर में अरेंज करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बी सी ए डी ई। ये इकोनॉमिक थॉट का टाइमलाइन है। सीक्वेंस अगर मैं बताऊं, सबसे पहले बी वॉकर्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी मिड 19th सेंचुरी यानी 1870s में आई थी। वॉकर थ्योरी प्रॉफिट को रेंट ऑफ एबिलिटी से लिंक करती है, सजेस्टिंग कि प्रॉफिट्स एक्सेप्शनल मैनेजरियल या एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का रिवॉर्ड है। ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के एरा में प्रोमिनेंट थी, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल कैपेबिलिटी। फिर आई है क्लार्क्स डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लेट 19th सेंचुरी में 1890s में। क्लार्क्स डायनामिक थ्योरी प्रॉफिट्स को डायनामिक इकोनॉमिक चेंजेस, फॉर एग्जांपल मार्केट शिफ्ट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से एसोसिएट करती है, वेयर अडेप्टेबिलिटी यील्ड्स प्रॉफिट्स। ये लेट क्लासिकल और अर्ली नियो क्लासिकल थॉट का पार्ट है। फिर ए हॉलेस रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, अर्ली 20th सेंचुरी यानी 1907 में। हॉलेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को रिस्क बेयरिंग का रिवॉर्ड मानती हैं, वेयर एंटरप्रेन्योर्स अर्न प्रॉफिट्स फॉर टेकिंग बिजनेस रिस्क। ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अर्ली फेज में आया था। फिर आती है स्कम्पीटर्स इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट 1930s में। स्कम्पीटर्स थ्योरी प्रॉफिट्स को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से लिंक करती है, वेयर न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस या मार्केट्स क्रिएट टेम्परेरी प्रॉफिट्स। ये मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट का इन्फ्लुएंशियल पार्ट है। फिर आती है ई नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट 1920 से 1930s में, यानी नोटेबली ये 1921 की है।
नाइट्स थ्योरी प्रॉफिट्स को अनसर्टेनिटी से एसोसिएट करती है। डिस्टिंग्विशिंग रिस्क यानी इंश्योरेबल फ्रॉम अनसर्टेनिटी जो अनप्रेडिक्टेबल है, वेयर प्रॉफिट्स रिवॉर्ड अनसर्टेनिटी बियरिंग। ये 20th सेंचुरी इकोनॉमिक थ्योरी का एडवांस्ड कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। देखो ये क्वेश्चन स्टैट के स्टैंडर्ड एविएशन को कैलकुलेट करता है फॉर फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स और करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 2। ये डाटा स्प्रेड का की मेजर, ये बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आपको लास्ट में भी करवाया था, आप इसको एक बार देख लो, बिल्कुल रिपीटेड है। वही फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी 7 आ गई, मीन कैलकुलेट करो यानी मीन इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि आपका टोटल सम आएगा 28, उसको 7 से डिवाइड कर दो, 4 मीन आ जाएगा। अब वेरिएंस कैलकुलेट करो, वेरिएंस इक्वल सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर पॉपुलेशन। आफ्टर सारी कैलकुलेशंस करने के बाद जो आपका वेरिएंस आएगा वो आएगा 4, और लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, 4 का स्क्वायर रूट 2 विल बी योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। देखो ये क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के चैप्टर 10 यानी सेक्शन 92C के अंदर आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल कंप्यूटेशन मेथड्स को कवर करता है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ACD ओनली। ये ट्रांसफर प्राइसिंग का कोड है। अब ऑप्शंस की बात करें, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड TNMM, ये बिल्कुल ठीक है। TNMM नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कंट्रोल ट्रांजैक्शन यानी बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को कंपेयर करता है विद अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन जो इंडिपेंडेंट एंटिटीज के बीच में होती हैं इन सिमिलर कंडीशन। ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड है, कॉमनली यूज होता है जब डायरेक्ट प्राइस कंपैरिजन टफ हो, फोकसिंग ऑन ऑपरेटिंग मार्जिन्स रिलेटिव टू कॉस्ट सेल्स या एसेट्स। CBDT इसको सेक्शन 92C में एक्सप्लिसिटली प्रिस्क्राइब करती है फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड, अनकंपेयरेबल कंट्रोल्ड प्राइस मेथड, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि अनकंपेयरेबल कंट्रोल्ड प्राइस मेथड कोई रिकॉग्नाइज्ड मेथड नहीं है, लाइकली ये इसमें गलती है। बेसिकली कंपेयरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड है जो कंपेयर करता है प्राइसेस ऑफ कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली, लेकिन ऑप्शन में CUP नहीं है और अनकंपेयरेबल इनवैलिड टर्म है, सो ये प्रिस्क्राइब नहीं है। फिर आता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड PSM, ये बिल्कुल ठीक है। PSM कंबाइंड प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस यानी इन्वॉल्वड इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, जो ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है दे आर इन्वॉल्वड इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ये उनको एलोकेट करता है बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल देयर फंक्शंस, रिस्क या एसेट्स। ये सूटेबल है फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन जहां कंट्रीब्यूशन इंटरमाइंड होते हैं, लाइक जॉइंट R&D या IP ड्रिवन डील्स होती हैं। CBDT इसको सेक्शन 92C में इंक्लूड करता है फॉर इट्स फेयरनेस इन प्रॉफिट डिवीजन। और फिर आता है रीसेल प्राइस मेथड RPM, ये भी बिल्कुल ठीक है। RPM रीसेल प्राइस यानी जो बायर अनरिलेटेड पार्टी को चार्ज करता है उससे स्टार्ट करता है और सब्ट्रैक्ट एन अप्रोप्रिएट ग्रॉस मार्जिन टू डिटरमाइन ELP फॉर कंट्रोल ट्रांजैक्शंस। ये कॉमन है जब डिस्ट्रीब्यूटर या रिसेलर इन्वॉल्व हो, फोकसिंग ऑन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। CBDT इसको सेक्शन 92C में प्रिस्क्राइब करता है फॉर इट्स एप्लीकेबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स। और लास्ट कॉस्ट माइनस मेथड, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि कॉस्ट माइनस मेथड कोई CBDT प्रिस्क्राइब्ड मेथड नहीं है, लाइकली ये कंफ्यूजन है विद कॉस्ट प्लस मेथड जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस मार्कअप यूज करता है टू डिटरमाइन ELP, लेकिन ऑप्शन में CPM नहीं है और C कॉस्ट माइनस इनवैलिड है, सो ये नहीं काउंट होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं 62 क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के सब्सिडी क्लासिफिकेशन को कवर करता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 एम्बर बॉक्स। ये ट्रेड डिस्टॉर्शन का की इशू है। अब एम्बर बॉक्स की बात करें, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज वो हैं जो प्रोडक्शन और ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, डिफाइंड इन आर्टिकल 6 ऑफ द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्जांपल्स में प्राइस सपोर्ट्स आ गए यानी ग्रंटेड मिनिमम प्राइसेस, और इनपुट सब्सिडीज आ गई लाइक चीप फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी देना जो प्रोडक्शन आर्टिफिशियली बूस्ट करते हैं। ये सब्सिडीज रिडक्शन कमिटमेंट्स के अंदर आती हैं एज दे डिस्टर्ब फेयर ट्रेड। अब जंबो बॉक्स की बात करें, ये गलत है। जंबो बॉक्स कोई रिकॉग्नाइज्ड WTO टर्म नहीं है, ये लाइकली एक डिस्ट्रैक्टर है विद नो रेलेवेंस टू WTO सब्सिडी क्लासिफिकेशन। ग्रीनफील्ड बॉक्स की बात करें, ये भी गलत है। ये गलत है क्योंकि करेक्ट टर्म ग्रीन बॉक्स है जो नॉन डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज कवर करता है, लाइक फंडिंग फॉर रिसर्च, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स या डायरेक्ट पेमेंट्स डीकपल्ड फ्रॉम प्रोडक्शन। ग्रीनफील्ड अनरिलेटेड है, ऑफन यूज्ड फॉर न्यू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, और ग्रीन बॉक्स डिस्टॉर्टिव नहीं होता। ठीक है जी, अब फिर लास्ट में ब्लैक बॉक्स आता है, ये भी गलत है।
ब्लैक बॉक्स भी कोई स्टैंडर्ड डब्ल्यूटीओ टर्म नहीं है, समटाइम इनफॉर्मली यूज किया जाता है प्रोहिबिटेड सब्सिडीज के लिए दूसरी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में ये क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। देखो ये क्वेश्चन स्टैट के रिग्रेशन एनालिसिस में मीन वैल्यूज को फाइंड करते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 13 17 ये इंटरसेक्शन का लॉजिक है। देखो रिग्रेशन लाइंस आपको गिवन है, आप डाटा देख सकते हो जो आपको गिवन है स्क्रीन पे आपके मेंशन्ड है। देखो फर्स्ट लाइन 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल 0, सिंप्लीफाई करो टू 8x माइनस 10y इक्वल्स टू नेगेटिव 66, इसको डिवाइड बाई 2 करो, 4x माइनस 5y इक्वल्स नेगेटिव 33 आ जाएगा। सेकेंड लाइन 40x माइनस 18y इक्वल्स 2214 डिवाइड बाई 2 करो, 20x माइनस 9y इक्वल्स 107 आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन का गिवन मीन्स क्या है, देखो दो रिग्रेशन लाइन x ऑन y और y ऑन x का इंटरसेक्शन पॉइंट मीन वैल्यू यानी x बार y बार देता है, क्योंकि ये पॉइंट डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करो। इक्वेशन 1 4x माइनस 5y इक्वल्स नेगेटिव 33, इक्वेशन 2 20x माइनस 9y इक्वल टू 107। एलिमिनेट करो y, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 9 यानी 36x माइनस 45y इक्वल नेगेटिव 297, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 100x माइनस 45y इक्वल्स 535, सब्ट्रैक्ट करो 100x माइनस 45 से माइनस 36x माइनस 45 इक्वल्स टू 535 माइनस नेगेटिव 297। अब 100x माइनस 36x इक्वल्स 535 प्लस 297, 64x इक्वल्स 832, x इक्वल्स 832 डिवाइडेड बाय 64 इक्वल्स 13। सो अब y के लिए सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स 13 इक्वेशन 1 यानी 4 ब्रैकेट में 13 माइनस 5y इक्वल्स नेगेटिव 33, 52 माइनस 5y इक्वल्स नेगेटिव 33 माइनस 5y इक्वल्स नेगेटिव 33 माइनस 52 माइनस 5y इक्वल्स नेगेटिव 85, y इक्वल्स 17। सो रिजल्ट x बार इक्वल्स 13, y बार इक्वल्स 17, कंफर्मिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं 64th क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन एवरेट रॉजर्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी के फैक्टर्स को कवर करते हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 ए बी सी डी ई, ये एडॉप्शन डायनामिक्स का की है। ऑप्शन ए रिलेटिव एडवांटेज ऑफ द इनोवेशन बिल्कुल ठीक है। रिलेटिव एडवांटेज मतलब इनोवेशन का परसीव्ड बेनिफिट ओवर एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेविंग, एफिशिएंसी। ग्रेटर द एडवांटेज फास्टर द अडॉप्शन रेट, क्योंकि यूजर्स वैल्यू को प्रायोरिटाइज करते हैं। बी कंपैटिबिलिटी विद एग्जिस्टिंग वैल्यूज एंड नॉर्म्स, ये भी ठीक है। Compatibility refers to how well an innovation aligns with cultural, social या operational norms of potential adopters. High compatibility reduces resistance और speeds up diffusion. C की बात करें, lack of complexity in using the innovation, ये भी बिल्कुल ठीक था। Lack of complexity often called low complexity या simplicity, मतलब innovations का use easy और intuitive होना। Simpler innovations faster adopt होती हैं as they require less learning effort। फिर D डिविजिबिलिटी फैसिलिटेटिंग लो रिस्क ट्रायल, ये भी बिल्कुल ठीक है। डिविजिबिलिटी या ट्रायलेबिलिटी अलाउस अडॉप्टर्स टू ट्राई द इनोवेशन ऑन अ स्मॉल स्केल रिड्यूसिंग रिस्क, ये एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज करता है, बूस्टिंग अडॉप्शन रेट्स। और लास्ट कम्युनिकेबिलिटी ऑफ एडवांटेजेस, बिल्कुल ठीक है। कम्युनिकेबिलिटी या ऑब्जर्वेबिलिटी मतलब इनोवेशन के बेनिफिट्स का क्लियरली विजिबल और कम्युनिकेबल होना। जब एडवांटेजेस इजिली कन्वेड होती हैं, अडॉप्शन फास्टर होती है ड्यू टू पीयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, आगे चलते हैं 65th क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन जीएसटी लॉस इन इंडिया के इंपोर्ट ऑफ सर्विस डेफिनेशन को चेक करता है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 बी सी ई ओनली, ये क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन का की है। ऑप्शंस की बात करें, सबसे पहले सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए सप्लायर को आउटसाइड इंडिया होना जरूरी है। इंडियन सप्लायर से सर्विस डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होती है, नॉट इम्पोर्ट। सेकेंड, सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया ठीक है। सप्लायर आउटसाइड इन इंडिया एक कोर कंडीशन है फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी, इंश्योरिंग क्रॉस बॉर्डर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम डोमेस्टिक सर्विसेज। फिर सी, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। रेसिपिएंट इन इंडिया भी जरूरी है क्योंकि इंपोर्ट टैक्सेशन इंडिया में रेसिपिएंट पे लायबल होती है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये इंश्योर करती है टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन इन इंडिया। फिर डी, रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि रेसिपिएंट को इंडिया में होना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट ट्रीटेड एज इंपोर्ट अंडर जीएसटी फॉर इंडियन टैक्स पर्पसेस। फॉरेन रेसिपिएंट वाला केस एक्सपोर्ट या फॉरेन टैक्सेशन के अंदर आता है। फिर आता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन इंडिया, ये ठीक है।
प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया क्रिटिकल है एज पर जीएसटी प्रोविजन यानी सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया। ठीक है जी। सो टिपिकली प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज इज रेसिपिएंट्स लोकेशन इंडिया इफ रेसिपिएंट इज हियर। आगे चलती हैं 66 क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डेवलपमेंट टाइमलाइन के ऑर्डर में अरेंज करते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 DECAB ये एम्प्लॉय मोटिवेशन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहले डी साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक टेलर यानी अर्ली 1900s में आई थी। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में एफिशिएंसी और मॉनेटरी इंसेंटिव्स पे फोकस करता है, सजेस्टिंग वर्कर्स को फाइनेंशियल रिवॉर्ड से मोटिवेट होते हैं थ्रू ऑप्टिमाइज्ड टास्क। ये इंडस्ट्रियल एरा का पहला फॉर्मल मोटिवेशन फ्रेमवर्क था। फिर ई ह्यूमन रिलेशन एल्टन मायो 1930 में, मायोस ह्यूमन रिलेशन थ्योरी यानी फ्रॉम हॉथॉर्न स्टडीज 1920 टू 1930 में सोशल फैक्टर्स जैसे टीम डायनामिक्स रिकॉग्निशन और वर्कर सेटिस्फेक्शन को मोटिवेशन का ड्राइवर मानती है। ये सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क को हाईलाइट करती है। फिर मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स अब्राहम मास्लो ने 1943 में मास्लोस थ्योरी 5 लेवल नीड हायरार्की यानी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये 5 लेवल्स प्रपोज करती है वेयर अनमेट नीड्स ड्राइव मोटिवेशन। ये साइकोलॉजिकल डेप्थ ऐड करती है टू मोटिवेशन थ्योरी। फिर हर्जबर्ग्स मोटिवेशन एंड हाइजीन फैक्टर्स फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने 1959। हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी डिस्टिंग्विश करती है मोटिवेटर्स यानी लाइक अचीवमेंट और रिकॉग्निशन जो सेटिस्फेक्शन देते हैं और हाइजीन फैक्टर लाइक सैलरी और पॉलिसीज जो डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। ये न्यूसेंस मोटिवेशन ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करती है। फिर अल्डरफर्स थ्योरी ऑफ नीड्स यानी क्लेटन इरवन अल्डरफर ने 1969 में दी थी। हल्डरवर्क्स ईआरजी थ्योरी ऑफ मास्लो नीड्स को कंडेंस करती है इनटू एग्जिस्टेंस यानी बेसिक नीड्स, रिलेटेडनेस सोशल नीड्स आ गई और ग्रोथ यानी पर्सनल डेवलपमेंट विद फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रिग्रेशन अक्रॉस नीड्स। ये मोर डायनामिक और फ्लेक्सिबल मॉडल है। ठीक है जी। आगे चलती हैं 67th क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 91 के यूनिलेटरल रिलीफ कंडीशंस को चेक करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 टोटल इनकम एक्सीड्स 10 लाख ये टैक्स रिलीफ का की एस्पेक्ट है। देखो चेक करें ऑप्शंस को। सबसे पहले रेजिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 91 सबसेक्शन 1 मैंडेट करता है कि इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया एज पर सेक्शन 6 होना चाहिए टू क्लेम यूनिलेटरल रिलीफ। रेजिडेंसी डिटरमाइंस टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्लोबल इनकम क्रिटिकल फॉर फॉरेन टैक्स रिलीफ। सेकंड टोटल इनकम एक्सीड्स 10 लाख ये गलत है। ये गलत है क्योंकि सेक्शन 91 में नो इनकम थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड है फॉर यूनिलेटरल रिलीफ एलिजिबिलिटी। रिलीफ इज बेस्ड ऑन फॉरेन इनकम और टैक्स पेड नॉट टोटल इनकम लेवल मेकिंग दिस करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तीसरा अर्नड इनकम फ्रॉम अनदर कंट्री एक्रूड आउटसाइड इंडिया ये ठीक है। इंडिविजुअल ने फॉरेन सोर्स इनकम अर्न किया होना चाहिए जो आउटसाइड इंडिया एक्रूड है एज दिस ट्रिगर्स डबल टैक्सेशन रिस्क ये रिलीफ का कोर कंडीशन है। चौथा पेड इनकम टैक्स इन दैट कंट्री नो DTAA एग्जिस्ट ये भी ठीक है। टैक्स पेड अप्रूव्ड ऑन फॉरेन इनकम और नो DTAA बिटवीन इंडिया और दैट कंट्री जरूरी है फॉर यूनिलेटरल रिलीफ अंडर सेक्शन 91। ये इंश्योर करता है क्रेडिट फॉर फॉरेन टैक्सेस विदाउट बायलैटरल एग्रीमेंट्स। अब आगे चलते हैं 68 पे। देखो रीड कर लो। ये क्वेश्चन कॉर्पोरेट फाइनेंस के कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को कवर करते हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच ये आर्बिट्रेज का क्लासिक है। देखो ऑप्शंस की बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच गलत है। ट्रेडिशनल अप्रोच सजेस्ट करती है एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है बैलेंसिंग डेट्स टैक्स शील्ड विद बैंकरप्सी रिस्क बट आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता है। ये प्रैक्टिकल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे बेस्ड है। फिर मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच की बात करें जो इसका करेक्ट आंसर है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं देखो MM अप्रोच अंडर परफेक्ट मार्केट assumptions प्रोपोजिशन 1 आर्ग्यू करती है कि फर्म का वैल्यू इंडिपेंडेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर से और यूसेस आर्बिट्रेज प्रोसेस टू प्रूव इट। इन्वेस्टर्स कैन रेप्लिकेट रिटर्न्स ऑफ लिवरेज यानी डेट फाइनेंस या अनलिवरेज यानी इक्विटी ओनली फर्म थ्रू पर्सनल बोरिंग या इन्वेस्टिंग इंश्योरिंग की मार्केट इक्विलिब्रियम और नो वैल्यूएशन एडवांटेज फ्रॉम लिवरेज मिले। ये आर्बिट्रेज मार्केट एफिशिएंसी का बहुत कोर है। अब तीसरा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये गलत है। एनओआई अप्रोच यानी जो डेविड दुरंत ने दी थी क्लेम करता है कि फर्म वैल्यू अनफेक्टेड होती है बाय लिवरेज क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहती है बट आर्बिट्रेज का यूज नहीं करती। ये फोकस करती है ऑन WACC स्टेबिलिटी नॉट इन्वेस्टर आर्बिट्रेज। चौथा नेट इनकम ये भी गलत है। नेट इनकम अप्रोच ये भी दुरंत ने दी थी सजेस्ट करती है कि लिवरेज इंक्रीज करती है फर्म की वैल्यू बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज दैट इज चीपर देन इक्विटी बट आर्बिट्रेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लिवरेज बेनिफिट्स पे डायरेक्ट फोकस करती है।
आगे चलते हैं 69th क्वेश्चन पे। देखो, मैचिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन साइकोलॉजी के बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल के ट्रेड्स को उनके डिस्क्रिप्शन से मैच करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। ये बिहेवियरल एनालिसिस का की है। सबसे पहले कॉन्शियसनेस, ये डिपेंडेबल यानी कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट करती है रिलायबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग डिपेंडेबल द परफेक्ट डिस्क्रिप्टर। हाई कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल्स डिसिप्लिन्ड और गोल ओरिएंटेड होते हैं। फिर एग्रीएबलनेस, केयरिंग, एग्रीएबलनेस में कंपैशन, कोऑपरेशन और काइंडनेस अलाइन करती है विद केयरिंग एज अ कोर कैरेक्टरिस्टिक। ये ट्रेट हार्मोनियस रिलेशनशिप को प्रमोट करता है। फिर एक्स्ट्रावर्जन, आउटगोइंग, यानी एक्स्ट्रावर्जन कैरेक्टराइज्ड बाय सोशलिबिलिटी, असर्टिवनेस और एनर्जी, परफेक्टली कैप्चर्ड बाय आउटगोइंग। एक्सट्रोवर्ट्स थ्राइव इन सोशल और डायनामिक सेटिंग। फिर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, क्रिएटिव होती है, यानी ओपननेस एसोसिएटेड विद इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी और इनोवेशन, मेकिंग क्रिएटिव द आइडियल मैच। सो ये ट्रेट नोवेल आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करता है। अब 70 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएएस को उनके टॉपिक से मैच करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ये अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी का की है। अब बात करें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो इनकम टैक्सेस के साथ रिलेटेड है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कवर अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस इंक्लूडिंग करंट टैक्स यानी पेएबल टैक्सेस और डेफर्ड टैक्स, जो फ्यूचर टैक्स लायबिलिटीज या एसेट्स ड्यू टू टेम्परेरी डिफरेंसेस है। ये इंश्योर करता है टैक्स रिपोर्टिंग अलाइन करे विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर इंडियन अकाउंटिंग 17 जो लीसेस का है। इंडियन अकाउंटिंग 17 डील्स विद लीज अकाउंटिंग, डिफाइनिंग ट्रीटमेंट फॉर फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज, यानी थ्रू लार्जली सुपरसीडेड बाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 117। अब 117 स्टैंडर्ड चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन अकाउंटिंग 17 यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 वैलिड है। ये लीज लायबिलिटीज और एसेट का रिकॉग्निशन करता है। फिर आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स का। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एड्रेस करता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स को, जैसे पेंशन, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट और अदर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। ये इंश्योर करता है फेयर वैल्यूएशन और रिपोर्टिंग ऑफ बेनिफिट ऑब्लिगेशंस। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 बोरिंग कॉस्ट के रिलेटेड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 स्पेसिफाई करता है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर क्वालिफाइंग एसेट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। ये इंश्योर करता है एक्यूरेट एसेट कॉस्ट रिपोर्टिंग हो। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। देखो, ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मैक्रो लेवल स्ट्रेसेस को उनके एग्जांपल से मैच करते हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ये वर्कप्लेस स्ट्रेस का पूरा है। अब बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज यानी मेरिट पे प्लान्स के साथ मैच होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज में ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन जैसे कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर्स, प्रमोशन पॉलिसीज या रिसोर्स एलोकेशन जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं कर सकते हैं। मेरिट प्ले प्लान्स यानी जो परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पेंसेशन है एक की स्ट्रेसर होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज पे कांस्टेंट परफॉर्मेंस प्रेशर डालते हैं अलाइनिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। ये पॉलिसीज एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस और रिवॉर्ड्स को शेप करती हैं, लेकिन अनफेयर या ओवरली कॉम्पिटिटिव डिजाइन स्ट्रेस ट्रिगर करते हैं। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट के साथ अलाइन होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन रेफर्स टू हिरार्की, रिपोर्टिंग लाइंस और रोल क्लैरिटी जो करियर ग्रोथ या ऑटोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट डायरेक्टली इससे लिंक्ड है, क्योंकि रिजिड या हिरार्किकल स्ट्रक्चर्स करियर प्रोग्रेशन को लिमिट करते हैं, कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस। फ्लैट या अनक्लियर स्ट्रक्चर्स भी एम्बिग्यूटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ ग्रोथ सबसे कॉमन स्ट्रेसर है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस यानी लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस इंक्लूड वर्कफ्लोज, डिसीजन मेकिंग प्रोटोकॉल्स और कम्युनिकेशन चैनल्स जो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट को डिफाइन करते हैं। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन एक मेजर स्ट्रेसर है, क्योंकि एम्प्लॉयज फील पावरलेस या अंडर वैल्यूड जॉब उनकी वॉइस अनहर्ड रहती है इन की डिसीजंस। ये प्रोसेसेस इंक्लूसिविटी या एक्सक्लूजन को ड्राइव करते हैं, डायरेक्टली इंपैक्टिंग स्ट्रेस लेवल्स। और लास्ट आता है वर्किंग कंडीशन जो क्राउडेड वर्क एरिया के साथ मैच करती हैं। वर्किंग कंडीशन कवर फिजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे वर्क स्पेस, नॉइस या सेफ्टी जो एम्प्लॉय वेलबींग को अफेक्ट करता है। क्राउडेड वर्क एरिया एक क्लासिक स्ट्रेसर है, क्योंकि क्रैम्प्ड स्पेसेस डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रैक्शन और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी कॉज करती हैं। पुअर लाइटिंग, एक्सट्रीम टेम्परेचर या अनसेफ कंडीशन भी सिमिलर स्ट्रेस डाल सकते हैं, लेकिन क्राउडिंग डायरेक्ट फिजिकल इंपैक्ट डालता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। देखो, ये क्वेश्चन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम के कॉन्सेप्चुअल कंपोनेंट को चेक करते हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 प्रोसेसिंग ऑल कस्टमर रिक्वेस्ट कमिंग इन थ्रू मल्टीपल चैनल। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का बहुत की है।
ऑप्शंस की बात करें, चूजिंग द टेक्नोलॉजी, ये ठीक है। चूजिंग द टेक्नोलॉजी एक कॉन्सेप्चुअल फेज का पार्ट है, क्योंकि सीआरएम प्रोग्राम्स के गोल्स को अचीव करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना जरूरी है। ये इन्वॉल्व करता है डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल क्लाउड बेस्ड सीआरएम, एआई इंटीग्रेशन जो कस्टमर डाटा मैनेजमेंट और इंटरेक्शन को अलाइन करे विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्सेप्चुअल स्टेज में टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्रिटिकल होती है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन बाद में आती है, ठीक है। फिर सेकंड, सेटिंग आउट द ऑब्जेक्टिव्स इन क्लियर टर्म्स, ये भी ठीक है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव सीआरएम के कॉन्सेप्चुअल कोर है, डिफाइनिंग व्हाट द प्रोग्राम एम्स टू अचीव, like improving customer retention, increasing sales, and enhancing satisfaction. Clear objectives guide the entire CRM framework, ensuring alignment with business goals और customer की needs के साथ। ये strategic planning का foundational step है। तीसरा, प्रोसेसिंग ऑल कस्टमर रिक्वेस्ट कमिंग इन थ्रू मल्टीपल चैनल्स, ये गलत है। ये नॉट अ कॉन्सेप्चुअल इशू, क्योंकि प्रोसेसिंग कस्टमर रिक्वेस्ट वाया ईमेल, फोन या सोशल मीडिया एक ऑपरेशन या टेक्निकल टास्क है, हैंडल ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज। कॉन्सेप्चुअल फेज में फोकस होता है स्ट्रेटेजी, गोल्स और फ्रेमवर्क डिजाइन, नॉट डे टू डे रिक्वेस्ट हैंडलिंग जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। इसलिए ये करेक्ट आंसर है एज अ नॉन कॉन्सेप्चुअल। फिर पुटिंग कस्टमर्स फर्स्ट, ये ठीक है। Putting customers first एक guiding principle है in CRM's conceptual design, emphasizing customer-centric strategies that prioritize customer needs, preferences, and long-term relationship. ये शेप करता है CRM frameworks को to ensure customer value creation, loyalty और engagement, making it a core conceptual issue. ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 73rd क्वेश्चन पे। देखो 73rd क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड के एक्सपोर्ट फैक्टरिंग प्रोसेस के स्टेप्स को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 CEBAD, ये ट्रेड फाइनेंसिंग का ऑपरेशनल कोर है। देखो सबसे पहले सी, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर एंटर इनटू अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले एक्सपोर्टर और इंपोर्टर एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, एग्रीइंग ऑन टर्म्स लाइक गुड्स, प्राइस, पेमेंट टर्म्स और डिलीवरी। ये फाउंडेशनल स्टेप है, क्योंकि फैक्टरिंग डील का बस बेस यही कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिफाइनिंग द रिसीवेबल अमाउंट। फिर ई, एक्सपोर्टर शिप्स गुड्स एंड सबमिट इनवॉइस टू एक्सपोर्टर फैक्टर, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक्सपोर्टर गुड्स शिप करता है टू द इंपोर्टर और इनवॉइस यानी बिल फॉर पेमेंट को एक्सपोर्ट फैक्टर को सबमिट करता है। एक्सपोर्ट फैक्टर अब जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, इस इनवॉइस को फाइनेंस करने के लिए इवेल्युएट करता है, स्टार्टिंग द फैक्टरिंग प्रोसेस। फिर बी, एक्सपोर्ट फैक्टर पेज कैश एडवांस टू एक्सपोर्टर। एक्सपोर्ट फैक्टर अब एक्सपोर्टर को कैश एडवांस देता है, टिपिकली 70 to 90% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू अगेंस्ट द रिसीवेबल्स अंटिल द इंपोर्टर पेज। ये इमीडिएट लिक्विडिटी देता है एक्सपोर्टर्स को, रिड्यूसिंग कैश फ्लो गैप्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। फिर ए, एक्सपोर्ट फैक्टर ट्रांसफर्स इनवॉइस टू इंपोर्ट फैक्टर। एक्सपोर्ट फैक्टर इनवॉइस को इंपोर्ट फैक्टर यानी इंपोर्टर्स कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा ये, उसको ट्रांसफर करता है, जो क्रेडिट रिस्क अज्यूम करता है और रिसीवेबल्स का एडमिनिस्ट्रेशन यानी उनका कलेक्शन या फॉलो अप हैंडल करता है। ये क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन इंश्योर एफिशिएंट कलेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट। फिर डी आएगा, इंपोर्ट फैक्टर कलेक्ट्स पेमेंट्स एंड पे एक्सपोर्ट फैक्टर। फाइनली इंपोर्ट फैक्टर इंपोर्टर से इनवॉइस पेमेंट कलेक्ट करता है और फंड्स को एक्सपोर्ट फैक्टर को रिमिट करता है, जो एक्सपोर्टर के साथ फाइनल सेटलमेंट करते हैं, लाइक रिमेनिंग बैलेंस माइनस जो आपके फीस हैं। ये कंप्लीट करता है फैक्टरिंग साइकिल, इंश्योरिंग स्मूथ फाइनेंशियल फ्लो। 74th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन कॉर्पोरेट फाइनेंस के आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करता है फॉर अ परपेचुअल बॉन्ड और करेक्ट आंसर ऑप्शन टू 4.9%। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का की मेट्रिक का आप कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो परपेचुअल बॉन्ड विद फेस वैल्यू 100 सोल्ड और रिडीम्ड एट पार यानी नो प्रीमियम और डिस्काउंट, कूपन रेट 7% है, यानी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट 7% ऑफ 100 7 रुपये होगी। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% यानी 0.30। फॉर्मूला की बात करें, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल्स कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट। ये रिफ्लेक्ट करता है टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल होता है, रिड्यूसिंग द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कूपन रेट, टैक्स रेट और सभी कैलकुलेशंस के बाद दैट इज 4.9%। सो ये आपका इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं 75 क्वेश्चन, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन स्टैट के सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस के स्टेप्स को क्वेश्चंस के फॉर्म में अरेंज करता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 DBEAC, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का की है। सबसे पहले डी, व्हाट इज द टारगेट पॉपुलेशन। पहला स्टेप है टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन करना, मतलब द एंटायर ग्रुप जिसको स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल ऑल इंडियन कंज्यूमर या ऑल एम्प्लॉयज इन अ फर्म। ये फाउंडेशनल है, क्योंकि सैम्पलिंग का स्कोप पॉपुलेशन से होता है, इंश्योरिंग रेलेवेंस ऑफ द स्टडी।
फिर बी आएगा व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट यानी कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या वेरिएबल्स जो मेजर करने हैं, फॉर एग्जांपल एवरेज इनकम, सेटिस्फेक्शन लेवल्स हो सकते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं व्हाट डाटा टू कलेक्ट गाइडिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस और एनालिसिस। फिर ई आएगा व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम डिसाइड करो, मतलब एक्चुअल लिस्ट या सोर्स जिससे सैंपल ड्रॉ होगा, फॉर एग्जांपल वोटर लिस्ट, कस्टमर डाटाबेस हो सकता है। फ्रेम पॉपुलेशन का असेसिबल सबसेट होता है, इंश्योरिंग प्रैक्टिकल सैम्पलिंग फिजिबिलिटी। फिर ये आएगा व्हाट इज एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड चूज करो लाइक सैंपल, रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर या नॉन सिंपल, यानी कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर सकते हो बेस्ड ऑन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और रिसोर्सेज। ये मेथड सैम्पलिंग एक्यूरेसी और रिप्रेजेंटेटिवनेस को डिफाइन करता है। अब लास्ट आएगा सी व्हाट साइज सैंपल इज नीडेड। फाइनली सैंपल साइज कैलकुलेट करो बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स लाइक कॉन्फिडेंस इंटरवल, मार्जिन ऑफ एरर और पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी। ये इंश्योर करता है सैंपल स्टैटिस्टिकली वैलिड है, बैलेंसिंग प्रिसीजन विद कॉस्ट। होप सो आपको जितने क्वेश्चंस करवाए अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो करते हैं आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।